नमस्ते सदावसले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं स्लॉटर हाउस की। हमारे देश में स्लॉटर हाउस को लेकर बड़ी सारी समस्याएं हैं। हमारे देश में स्लॉटर हाउस को लेकर पूरा देश सदैव से चिल्लाता आ रहा है कि स्लॉटर हाउसों में जिस प्रकार से जानवर कत्ल किए जाते हैं, काटे जाते हैं, उसका कोई नियम धर्म कानून नहीं है। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बार कोशिश की थी कि हम सारे के सारे कत्लखाने रजिस्टर करेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो रजिम पूरी हो पाई, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी एक बड़ी भारी समस्या है। वो समस्या ये है कि शासक जो सीट पर बैठा है वो आदेश तो करता है, लेकिन उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए कोई मैकेनिज्म अपने को दिखाई नहीं देती है, क्योंकि अधिकारियों का राज्य उत्तर प्रदेश में ठीक ठाक दिखाई देता है और ऐसा नहीं लगता है कि वो सारी जो 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 शासक है वो आदेश देता है वो सारे का सारा उस पर किसी भी प्रकार से उसका फॉलोअप हो पाता है। तो इसलिए और अधिकारियों का राज, जैसे मैंने कहा, कि वो कुछ भी रिपोर्ट लगा कर भेजते हैं। ऐसा बहुत लोगों का कहना है, मैं लेकिन नहीं मानता हूँ ऐसा, लेकिन ऐसा लोगों का कहना है। तो उत्तर प्रदेश ने कोशिश की थी, लेकिन वो कितनी सफल हुई मुझे नहीं मालूम। अब बात यहाँ पर ये आती है कि स्लॉटर हाउस देश भर में चलते हैं, बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई हैं, और हमने सबने वीडियो वो देखे ही होंगे कि कैसे मशीनों से जानवर एक बार अंदर घुसेड़ दिया जाता है, फिर उसको उसका गर्दन, उसका मांस, उसका मज्जा, उसका खून सब अलग अलग किया जाता है। सवाल ये पैदा होता है कि इस पर रोक लगाएगा कौन, कैसे लगाएगा। तो एक केस आया और उसमें आदेश हुआ। ये आदेश कितना इम्प्लीमेंट होगा ये भी एक प्रश्न है ही। केस का नाम था गौरी मौलेखी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। गौरी मौलेखी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ऑफ अदर्स। इसमें जो कुरैश समाज है उसने इंटरप्लीडर भी डाला था, और इंटरप्लीडर हालांकि उन्होंने डाला था, वो इंटरप्लीडर उनका रिजेक्ट हो गया, ट्रिब्यूनल ने माना नहीं। सवाल यहाँ पर पैदा हुआ कि 2017 2/5/2017 उसको कहते हैं, 2017 में एक गाइडलाइंस इशू की गई डॉक्टर SR वाटे, जो कि स्पेशलाइज कमेटी थी, एक्सपर्ट कमेटी थी इन्वायरमेंट की। उस कमेटी ने मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट को ने वो बनाया था, और उन्होंने वो एक गाइडलाइंस इशू की थी। गाइडलाइंस इशू करने में उन्होंने कहा था कि जिस प्रकार से कंस्ट्रक्शन साइटें, जिसका 2000 मीटर से ज़्यादा का एरिया है, 20,000 मीटर्स का क्षेत्र है, उनको इन्वायरमेंट से भी क्लियरेंस लेनी पड़ेगी। यानी कि जो बड़ी साइटें डेवलप कर रहे हैं और कॉलोनियाँ डेवलप कर रहे हैं, उनकी जिम्मेवारी बनेगी कि वो सरकार से, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट से अनुमति लें कि उनकी इतनी बड़ी कॉलोनी से या इतने रेजिडेंशियल एरिया, ये इस कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट से अगल बगल के इन्वायरमेंट पर क्या फ़र्क पड़ेगा, और वहाँ के जो बाकी की परिस्थिति हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसका पानी कहाँ जाएगा, उसका गंदा पानी कहाँ जाएगा, वो पानी लेगा कहाँ से, ग्रीनरी का क्या होगा, उसके बाकी के कंफर्ट जोन का क्या होगा। ये सब कुछ इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री से अनुमति लेकर ही बनाया जा सकता, नहीं तो नहीं बनाया जा सकता। इस कमेटी ने उस समय कहा था स्लॉटर हाउस भी जो ऐसे हैं, उन स्लॉटर हाउसों को भी इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री से अनुमति लेनी पड़ेगी। डायरेक्शन इशू हो गया, लेकिन वो जो कमेटी ने कह दिया, डायरेक्शन हो गया, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट कौन करवाए, ये बड़ी भारी समस्या थी। तो ये जो केस आया ये ग्रीन ट्रिब्यूनल में आया, और ग्रीन ट्रिब्यूनल में इस समय ऑनरेबल जस्टिस रिटायर्ड AK गोयल जो अध्यक्षता कर रहे हैं, और ऑनरेबल जस्टिस सुधीर अग्रवाल ये सेकंड मेंबर हैं, और तो तीसरे मेंबर हैं डॉक्टर A सेंथिल वेल। ये 3 लोगों की ट्रिब्यूनल ने इस बात को संज्ञान लिया। संज्ञान लेने के बाद उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंटल यानी कि केंद्र सरकार से कहा कि देखिए, ये जो इन्वायरमेंट का इशू है, ये जो जानवर काटे जाते हैं, ये जानवर काट कर प्रिजर्व किए जाते हैं, इनकी प्रोसेसिंग होती है, इसमें बहुत बड़े स्तर पर केमिकल्स का इस्तेमाल होता है, इस पर बहुत बड़े स्तर पर फ्रीजर्स लगाए जाते हैं क्योंकि मीट ठंडा रखना होता है, इनकी प्रोसेसिंग में बहुत सारा पानी इस्तेमाल किया जाता है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आप ये जो स्लॉटर हाउस हैं, इनको क्यों नहीं इन्वायरमेंटल क्लियरेंस लेनी चाहिए, यानी कि इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट से इनको क्लियरेंस लेनी चाहिए कि आखिर ये जो पानी गंदा करके निकालते हैं, जैसे आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश में कानपुर की जो टैनरी एरिया है
उस टैनरी एरिया में कभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने आदेश दिया था एमसी मेहता के मामले में, और उन्होंने कहा था कि गंगा जी में किसी भी प्रकार से स्लॉटर हाउस का पानी नहीं जाना चाहिए। हालांकि वो आदेश हो गया था, उसका पालन नहीं हुआ, फिर दोबारा डायरेक्शन जारी करना पड़ा। दोबारा डायरेक्शन जब जारी हुआ तो उत्तर प्रदेश सरकार ने उनको एक फैसिलिटी दी और ये कहा कि अंडरग्राउंड अपने ही जहाँ पर आप ये स्लॉटर हाउस चला रहे हैं या जहाँ पर आप प्रोसेसिंग कर रहे हैं चमड़े की, उसके अंदर ही आपको वाटर क्लियरेंस का प्लांट लगाना पड़ेगा। अब बहुत सारे ऐसी भी सूचनाएं कहते हैं कि जाजमऊ का क्षेत्र, जिसका ओरिजिनल नाम सीमा मऊ का भी हुआ करता था, मैंने जब 1900 के डॉक्यूमेंट्स पढ़े तो उसका नाम सीमा मऊ है, क्योंकि जो फर्रुखाबाद ज़िला 1803 तक ये फर्रुखाबाद ज़िले में आता था, और इसका जो बॉर्डर है वो अवध से ये बनता था, इसलिए उस क्षेत्र को सीमा मऊ कहते थे। सीमा मऊ आज की तारीख में चूंकि मुस्लिम्स वहाँ बस गए हैं तो उन्होंने उसका नाम परिवर्तन करके जाजमऊ कर दिया। तो जाजमऊ का जो स्लॉटर एरिया है या जाजमऊ की जो इंडस्ट्रियल एरिया है, जिसको चमड़ा इंडस्ट्री कहते हैं, उन्होंने क्या किया कि वहाँ बोरिंग, रिवर्स बोरिंग कर दी। और रिवर्स बोरिंग लोगों का कहना है कि पानी जो निकलता है वो ज़मीन के अंदर चला जाता है। तो अब तो और ज़्यादा खतरनाक बात हो गई कि वहाँ पर सीमा मऊ के क्षेत्र में या जाजमऊ के क्षेत्र में कहीं भी हैंडपंप का पानी अच्छा नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे केमिकल्स हैं और बहुत सारी ये भी संभव है कि रिवर्स बोरिंग इस पानी की कर दी गई हो। प्लांट लगाए गए, लेकिन अधिकारियों का तो आप सब जानते ही हैं कि कैसे हुआ होगा। इसके अलावा उस प्लांट से जो पानी प्योरीफाई किया जाता था, उसको भी पानी उसमें टैंकर में भरकर किसी दूसरे निर्जीव स्थान पर फेंकना होता था। लेकिन ऐसा वहाँ देखा नहीं गया है कि किसी निर्जीव स्थान पर पानी फेंका गया हो। वो पानी सदैव से गंगा जी में ही जाता रहा। हालांकि जब कुंभ का मेला लगा और योगी आदित्यनाथ जी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी तो उन्होंने उस क्षेत्र को कंप्लीट बैन कुछ समय के लिए कर दिया था। इन्वायरमेंट मिनिस्टर उस समय उमा भारती जी हुआ करती थी, और वो उमा भारती जी गंगा मंत्रालय और एनवायरमेंटल उनके पास हुआ करता, तो उन्होंने ये जो है वो प्रोसेसिंग सही से करके उत्तर प्रदेश सरकार के साथ मिलकर वो क्षेत्र बंद करवा दिए थे। बड़े दिन उस पर हड़ताल भी चली थी, बहुत कुछ हुआ था, लेकिन बाद में धीरे धीरे खुलता दिखाई दे रहा है। हालांकि पानी वैसा जो गंदा पानी निकलता था वो अभी थोड़ा कम, लोगों का कहना है कि कम निकलता है, लेकिन उस पर पूर्ण रूप से ऐसा कहना थोड़ा मुश्किल होगा कि पूर्ण रूप से वो जो सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन थी वो फॉलो कर ली गई है, क्योंकि चोरी छिपे रिवर्स बोरिंग कौन देखेगा। और ऐसा भी लोग कहते हैं कि जो इन्वायरमेंट वाले वहाँ जाते हैं या जो इंडस्ट्रियल एरिया वाले जाते हैं चेक करने के, वो अगर ज़्यादा वहाँ समस्या खड़ी करें इस प्रकार की चीज़ों को देखकर, तो वो उनका वापस आना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ऐसा लोगों का कहना है। कितनी सच्चाई है पता नहीं, लेकिन ये हवाएं कानपुर में ऐसी रहती हैं कि भैया जो अधिकारी आता है, जो इंस्पेक्टर आता है, वो इनको कुछ चेक नहीं करता, वो अपना हिसाब करने जाता है, केवल वो चेक करेगा तो फिर वो लौटकर वापस नहीं आता। और इतना बड़ा क्षेत्र है, इतना बड़ा व्यापार है, और अरबों खरबों डॉलर का व्यापार है ये यहाँ का, इसलिए इस पर ज़्यादा कोई दिमाग नहीं लगाता। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी के डायरेक्शन जरूर है, मतलब उत्तर प्रदेश सरकार के डायरेक्शन जरूर है, क्या करना क्या नहीं करना। अधिकारी कितना इम्प्लीमेंट करता है ये तो सवाल मैं बार बार कर रहा हूँ। अब सवाल यहाँ पर ये आता है कि जो ये स्लॉटर हाउस हैं, उन स्लॉटर हाउस में बिल्कुल जाजमऊ की तरह इनका जो वेस्टेज पानी निकलेगा वो कहाँ जाएगा, पानी आएगा कहाँ से, पानी का सोर्स क्या है, ज़मीन के अंदर का पानी निकालेंगे, फिर ज़मीन के अंदर क्या रिवर्स बोरिंग तो नहीं करके रखी है, ये पानी कहाँ फेंकने जाएंगे। फिर प्रिजर्वेशन के लिए जो वो लगा रखे होंगे, फ्रीजर लगा रखे होंगे या एसी लगा रखे होंगे बड़े, उनमें क्लोरोफ्लोरो उसमें जो है वो जो गैस निकलती, ग्रीन हाउस गैसेस निकलती हैं, वो तो एनवायरनमेंट को और ज़्यादा ख़राब करती हैं। यहाँ तक कि वो ऊपर ब्लैक होल में भी समस्या, ब्लैक होल भी बना देती हैं जाके, वो ऑक्सीजन को खा जाती हैं। ये ग्रीन हाउस गैसेस ज़्यादातर कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड की होती हैं या क्लोरोफ्लोरोकार्बन की होती हैं। तो ये कहा गया कि कार्बन डाइऑक्साइड जिससे हम बचना चाहते हैं, क्लोरोफ्लोरो ऑक्साइड जो मानव जीवन के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है, जो एसी से निकलती है, इन सब का उपाय क्या है, क्योंकि ये बड़े बड़े प्लांट हैं और इस जो इतने बड़े प्लांट लगाए हैं उसका उस क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वहाँ के इन्वायरमेंट पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये क्यों नहीं। तो ये जो ट्रिब्यूनल है, ट्रिब्यूनल ने एक बात कही कि जिन स्लॉटर हाउस में 200 जानवर काटे जाते हैं, मतलब आपने अनुमति दे रखी है, आप स्लॉटर हाउस की अनुमति होगी आपकी, लेकिन जिनमें 200 एनिमल्स बड़े वाले काटे जाते हैं या फिर 1000 या उससे अधिक छोटे जानवर काटे जाते हैं, जिसमें भेड़ बकरी जिसको कहते हैं, तो भेड़ बकरी जो काटी जाती है वो
वो जो हैं उन उन स्लॉटर हाउसेस को बड़े हाउसेस कहा गया। इसके लिए डायरेक्शन इशू कर दिया, इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री से कहा कि इसको आप टेकअप कर लीजिए। अगर आप टेकअप 2 महीने में नहीं करते हैं, मतलब 2 महीने में अगर आप इस पर डायरेक्शन नहीं इशू करते हैं या इनको टेकअप नहीं करते हैं, इन्वायरमेंटल क्लियरेंस की तरफ नहीं ले जाते हैं, तो फिर 2 महीने बाद ऑटोमेटिकली ये इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री से अनुमति लिए बगैर या वहाँ से क्लियरेंस लिए बगैर नहीं चलाए जा सकते हैं। और अगर उनको क्लियरेंस नहीं मिली है या नहीं ली है तो ये फिर बंद करने का अधिकार इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री को होगा। ये उन्होंने कहा है कि इफेक्टेड फ्रॉम 1/8/2023, 1 अगस्त 2023 से ये, हालांकि 2 महीने का टाइम सरकार को दिया है, लेकिन 1 अगस्त 2023 से ये स्लॉटर हाउस बंद हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली बंद हो जाएंगे। इसके लिए इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन 2006 जो ऑलरेडी डॉक्टर SR वाटे की के रिकमेंडेशंस पर पास किया गया था, वो स्लॉटर हाउस पर भी लागू होगा और स्लॉटर हाउस इन्वायरमेंटल के तहत आ जाएंगे। और अगर ये इन्वायरमेंटल क्लियरेंस नहीं लेते हैं, इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री उसको बताएगी कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा और ये चल सकते हैं कि नहीं चल सकते हैं, तो फिर ऐसी परिस्थिति में इसको वो स्लॉटर हाउस बंद करने पड़ेंगे। हालांकि कुरैश समाज की एक ऑर्गेनाइजेशन जिसने उसमें इंटरप्लीडर डाला था और उन्होंने कहा था कि साहब ये हमारी रोजी रोजगार का सवाल है, ये तो हमारा व्यापार है, आप ऐसे ऑर्डर करेंगे तो ये हमारा व्यापार छीनने वाले आपके आदेश हैं, व्यापार हमारा ख़त्म हो जाएगा, इसलिए साहब हमको ये चलाने दिया जाए। उसका नाम था ऑल इंडिया जमियातुल कुरैश एक्शन कमेटी, ऑल इंडिया जमायतुल कुरैश एक्शन कमेटी। इन्होंने अपनी भरपूर कोशिश की कि भाई ये इन्वायरमेंट क्लियरेंस की कोई बात नहीं, ये तो सदियों से चला आ रहा व्यापार है और हम तो ये सालों से करते आ रहे हैं, इसलिए इस पर आज तक कभी क्लियरेंस की ज़रूरत नहीं पड़ी, अब इस पर क्लियरेंस की ज़रूरत न पड़े तो ज़्यादा अच्छा है। और आप हमें अपनी बात कहने का अवसर दें। को ये ट्रिब्यूनल ने इनकी जो एप्लीकेशन थी उसको डिसमिस कर दिया है, लेकिन जो पहले से एप्लीकेशन पड़ी हुई है एनवायरमेंटल क्लियरेंस की उस पर आदेश कर दिया है और 1/8/2023 को ये अपने आप इम्प्लीमेंटेशन में आ जाएगा और सारे बूचड़खाने बंद हो जाएंगे अगर इन्वायरमेंटल क्लियरेंस नहीं है तो। इसके बाद 14 सितंबर 2023 को मैटर कोर्ट में मतलब पोस्ट उसकी डेट डाल दी है, अगस्त में आप इम्प्लीमेंट कर दीजिए, नहीं करते हैं तो 14 सितंबर को वो खुद देखेंगे कि आखिर कितने बड़े पोर्शन में या जो रिकॉग्नाइज्ड हैं वो इम्प्लीमेंट पॉलिसी हो पाई है, इन्वायरमेंटल क्लियरेंस इम्प्लीमेंट हो पाया है कि नहीं हो पाया है। मुझे लगता है एक अच्छा कदम है और सरकारें, मेरा मानना ये है कि अगर सही से मॉनिटरिंग की जाए तो केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की कोई भी सरकार हो, ये इस तरह के विषय हफ्ते में 1-2 आते ही हैं और केवल 4-5 साल तक कोर्ट की इस प्रकार की डायरेक्शंस को फॉलो कर लिया जाए तो फिर इन्वायरमेंट क्लियरेंस या इस तरह के जैसे और उसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाए। जैसे लाउड स्पीकर की बात आती है, साउंड क्लियरेंस की बात आती है, कोर्ट के ऑलरेडी जजमेंट है 2005-6 के, लेकिन कौन फॉलो करे, कैसे फॉलो करे। इसके अतिरिक्त बहुत सारे जजमेंट, जैसे मैंने वक्फ के जजमेंट लगातार मैं बोल ही रहा हूँ, उनको अगर सही से इम्प्लीमेंट कर लिया जाए, ये कहते हुए कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, तो भी मुझे लगता है वक्फ की 80% समस्याएं सॉल्व हो सकती हैं। लेकिन भाई हमारे यहाँ की समस्या ये है कि अधिकारियों को कुछ करना नहीं है और सरकार के पास समय नहीं है, क्योंकि सरकार के पास बहुत सारे और भी काम हैं। इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि एक टीम सरकार को ऐसी बैठानी चाहिए जो सिर्फ जजमेंट को फॉलो करने के लिए हो। अगर अगर है ऐसी टीम और नहीं फॉलो कर रही है तो फिर उसकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जाए, वो करना पड़ेगा उनको, करें, नहीं करते तो उनके ऊपर एक्शन हो। देखते हैं आगे क्या होता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।